देखो भाई, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना काम। लास्ट टर्न पे फ्रिक्शन के कुछ क्वेश्चंस हुए थे, ठीक है ना। आज और एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, ध्यान सुनिए बच्चे। एक ब्लॉक है, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल m है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू है। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा है और उस पे अप्लाइड फोर्स एक कैपिटल F है, ठीक है ना। ध्यान से सुनते रहना सभी बातें। अब कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक ऑफ मास m सो दैट इट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनिएगा। हाँ, दो वैल्यूज निकल के आएंगी। कह रहा है इन गिवन फिगर व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f such that block remains in the state of rest। ये है क्वेश्चन। अब ध्यान सुनना, क्वेश्चन में कहोगे सर एक ही वैल्यू तो आनी चाहिए, दो कैसे, है ना। तो दो वैल्यूज आएंगी और कैसे आएंगी वो चीज अभी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नोट करो। देखो इसको सॉल्व करेंगे कैसे। सर दो पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे। क्या पॉसिबिलिटीज ये हैं कि अगर बेटा देखो पॉसिबिलिटी नंबर 1 तो यहाँ पे ये केस फर्स्ट बनेगा और पॉसिबिलिटी नंबर 2 यहाँ पे केस सेकंड बनेगा। कैसे, एक लोग चले जाओ पीछे। यहाँ की पॉसिबिलिटी क्या कह रही है, ध्यान से सुनना बच्चे। यहाँ की पॉसिबिलिटी ये कह रही है सर, जैसे सुनते जाना, यहाँ की पॉसिबिलिटी क्या कह रही है कि फोर्स, सर ये मास इतना हैवी था कि इस ब्लॉक की जो टेंडेंसी है वो नीचे की तरफ है। ब्लॉक जो मूव करने की टेंडेंसी है वो किधर है, नीचे की तरफ है। और तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग जाएगा। अप्लाइड फोर्स भी किधर है, इधर ही है सर। तो नीचे कौन सा फोर्स लग रहा था, सबको पता है कि सर इस केस में mg अगर इधर आता है तो कौन सा लगता है, mg साइन थीटा, और इधर कौन सा आएगा, mg कॉस थीटा। तो टेंडेंसी मूव करने की इधर है, लेकिन है ये इक्विलिब्रियम में, तो इधर लगने वाले फोर्सेस इधर लगने वाले फोर्सेस बराबर होंगे, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, mg साइन थीटा इज इक्वल टू fr प्लस f। तो जो fr की वैल्यू होगी, सबको पता है कि सर fr की वैल्यू होती है म्यू इंटू n, और इस केस में नॉर्मल रिएक्शन तो देखो किसके बराबर है, mg cos थीटा के। तो fr की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, म्यू mg cos, ये तो fr है ना, तो बस पुट द वैल्यू ऑफ fr जैसे ही रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा mg साइन थीटा म्यू mg cos थीटा प्लस f। तो f की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। इसको और ज़्यादा अगर आप डिटेल में लिखना चाहते हैं तो mg कॉमन ले लेंगे, तो वहाँ से आ जाएगा mg साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा। तो बोलो ये पहला केस आया कि नहीं आया, इसमें किसी को कोई डाउट है। यहाँ पे केस 1 में क्या लिख लेंगे, व्हेन टेंडेंसी ऑफ ब्लॉक मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जब डाउनवर्ड में टेंडेंसी होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स। और दूसरा केस क्या बनेगा, जब टेंडेंसी किधर होगी, ऊपर जाने के लिए होगी। तो जब टेंडेंसी बेटा ब्लॉक की ऊपर जाने की है, टेंडेंसी किधर है, ऊपर जाने की, तो F तो इधर लग रहा है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, और नीचे एक और फोर्स लगेगा, वो होगा mg। तो व्हेन टेंडेंसी ऑफ द ब्लॉक मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो इस केस में क्या हो जाएगा, F जो होगा वो होगा mg साइन थीटा प्लस fr
क्योंकि इस इधर लगने वाला फोर्स इधर लगने वाले फोर्स के बराबर होगा, mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चले जाओ भाई, sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। हाँ पहले वाले केस में फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन में क्यों ले रहा है, फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा ना। हाँ तो बिल्कुल अपोजिट लगेगा। अब जैसे ब्लॉक की टेंडेंसी जाने किधर है, लेकिन उधर हम फोर्स तो इधर लगा रहे हैं। नहीं, अब यही तो देखो तुम्हें गलती है, क्या फोर्स को देख करके हमारा लगेगा क्या फ्रिक्शनल फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स किसको देख के लगेगा, रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन को देख के लगेगा। फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन की जो टेंडेंसी होती है उसके अपोजिट लगता है। अप्लाइड फोर्स से उसका कोई लेना देना नहीं। हाँ टेंडेंसी किसको देखेगा, ये ब्लॉक जब नीचे जाने की टेंडेंसी रखेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर आएगा, और जब ये ब्लॉक नीचे ऊपर जाने की टेंडेंसी रख रहा है फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ा नीचे हो गया। बोलो बात समझ में आ रही? तो ये दो वैल्यूज हैं जो इसने यहाँ पे लाई कर सकती हैं। मिनिमम ये वैल्यू होगी, मैक्सिमम ये वैल्यू होगी, जिससे ये ब्लॉक कैसा रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। यहाँ माइनस साइन है और क्या है, यहाँ देखो ये सम हो रहा है यानी मैक्सिमम है ना। नोट करो जल्दी से। अब आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसे को बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको बोलते हैं? हेडिंग डाल लीजिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वो लड़के हाँ बोलो क्या बात। एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो होता क्या है, ध्यान से सुनना, अभी डेफिनेशन में लिखाऊंगा। सपोज कोई ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल m था, तो उसका नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा था, आपने उस पर अप्लाइड फोर्स इधर लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगा, कोई दिक्कत? तो एक नॉर्मल और फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट जो होगा वो इधर जाएगा, ठीक है ना। नॉर्मल और फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट इधर जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट ने नॉर्मल से जो एंगल बनाया वो एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नहीं, ये किसने कह दिया, डिपेंड ऑन म्यू। अभी रुक जाओ, अभी देखना बताएंगे, ठीक है ना। वो तुमको यहाँ देख के लग रहा है कि 45 होगा, ऐसा जरूरी नहीं, वो डिपेंड करेगा किसी एक फैक्टर में, बताऊंगा किस पे। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डेफिनेशन ध्यान सुनना। whenever we apply force on a block, then angle of friction is defined as the angle made by resultant of normal and frictional force to the normal. Angle made by resultant of normal and frictional force to the normal is known as angle of friction. बात समझ में आ रही? तो फिगर बना लो, फिर लैंग्वेज लिखाते हैं, फिर उसके बाद आगे काम करते हैं, ठीक है। फिगर बनाओ पहले। If we apply force on the block, then angle of friction is defined as the angle made by resultant of normal and frictional force with the normal as shown in figure, क्लियर है। तो ये जो थीटा है यही होगा,
तो अब कैसे करेंगे सर, ये एंगल बोल रहा है, तो अगर मैं इस फिगर को देखूं, ये थीटा है, ये बेस है, ये अच्छा ये एफ आर है, तो इसी का कंपोनेंट उठा करके तो हम लोग इसका एफ आर लिख सकते हैं, क्योंकि पैरेलल डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जब देखा इस ट्रायंगल को देखा तो एन एफ आर और आर, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा कि नहीं होगा, तो यानी एफ आर बाई एन हो जाएगा। और एफ आर की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू एन, एन से एन कैंसिल आउट, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू आ गया, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स म्यू। तो बोलो बात क्लियर है। यानी ये जो थीटा एंगल होगा किस पे डिपेंड करेगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे, है ना। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जितना होगा उस हिसाब से थीटा की वैल्यू निकल के आएगी। क्यों, क्योंकि बेटा नॉर्मल तो चलो ठीक है, मान लिया कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये एफ आर तो चेंज हो रहा है। अब जब ये एफ आर चेंज होगा तभी तो ये थीटा चेंज होगा, और एफ आर किस पे डिपेंड कर रहा है, म्यू पे, तो बस टेन थीटा इज इक्वल टू। आगे बात समझ में, नोट करो जल्दी से। देखो इनका एक क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का, ये तो आ गया मान लो, ठीक है ना, ये तो आ ही जाएगा। कोई एक ब्लॉक है, सपोज ये 2 kg का ब्लॉक था, आपने क्या किया, 5 न्यूटन से इसको प्रेस कर रहे हो, ठीक है ना, और 5 न्यूटन से जब प्रेस कर रहे हो तो यहाँ पे जानते हो क्या होने वाला है, नहीं यहाँ पे पूछ लिया जाए कि कितने F से प्रेस किया जाए, कितने F से प्रेस किया जाए कि ये जो है ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ F सो दैट दिस ब्लॉक इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। क्लियर है ना, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ F सो दैट दिस ब्लॉक इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू सपोज 0.2 दे दी जाए। तो अब जरा सोचो, इस ब्लॉक में 2 इंटू 10 नीचे लगेगा, बोलो, तो इसकी टेंडेंसी नीचे लगने वाली होगी, तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, और ब्लॉक कैसा रखना है, रेस्ट पे रखना है। तो मतलब कि अगर ब्लॉक रेस्ट में है तो सिग्मा एफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो यानी एफ आर माइनस 2g इज इक्वल टू 0, तो यानी एफ आर इज इक्वल टू 2g, एफ आर बोले तो म्यू इंटू एन, एन बोले तो जितना फोर्स लगाओगे उतना एन लगेगा, है ना, तो 2 इंटू 10, तो F इज इक्वल टू 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 0.2, F की वैल्यू 100 न्यूटन। तो बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू चेंज होती रहेगी। अगर आप और ज़्यादा नॉर्मल लगा देते हो तो ब्लॉक तो रेस्ट में रहना ही रहना है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ये मिनिमम वैल्यू F की वैल्यू है जिसमें क्या रहेगा, ब्लॉक इन द स्टेट ऑफ रेस्ट रहेगा। अगर आप क्या करते हैं, इससे कम लगाते हैं फोर्स तो ब्लॉक जो है नीचे चला आएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही। तो ये एक क्वेश्चन है, किसी बुक्स में मिल सकता है, इनका डाउट था तो मैंने दूर कर दिया। चाहे तो इस क्वेश्चन को बाद में नोट करना, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। ये तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, रिपोज ही तो होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, देखो बेटा, अगर जैसे यहां से कोई ब्लॉक ऐसे भी इस तरह रखा हुआ था, है ना, अब आप क्या करो, इस सरफेस को इंक्लाइन करते चले जाओगे, इंक्लाइन करते जाओगे तो आपका फिगर कुछ ऐसा बनता जाएगा, है ना। तो ये वो फाई है कि अब ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एंगल विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा, इट इज द मैक्सिमम एंगल मेड बाय इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन सो दैट ब्लॉक रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब अगर आप इसके बराबर थोड़ा सा और ऊपर करोगे तो ब्लॉक धड़ाक से नीचे गिरना शुरू कर देगा, नहीं कर देगा, यानी लेकिन एक सर्टेन वैल्यू ऐसी रहेगी जहां तक वो गिरने वाला नहीं है। तो बस अब यहां पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, डेफिनेशन लिखने वाले हैं, द मैक्सिमम एंगल मेड बाय इंक्लाइंड प्लेन, एंगल ऑफ रिपोज, है ना, द मैक्सिमम एंगल मेड बाय इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन so that
द मैक्सिमम एंगल मेड बाई इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन सो दैट block placed in the inclined plane remain in the state of rest. Block placed in the inclined plane is in the state of rest. In the state of rest. Clear है? तो ये एंगल ऑफ रिपोज होगा? नहीं, मिनिमम तो जीरो रहेगा, मिनिमम तो ऐसे ही हो जाएगा, तो रेस्ट टेस्ट में आई है, लेकिन वो मैक्सिमम एंगल। ठीक है, अब कहोगे इसके सर एफबीडी बनाएंगे तो कैसे निकलेगा, ये कितना है? तो सपोज इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू अगर है तो mg तो देखो बेटा नीचे ही रहेगा, और आप सबको अब इतना तो पता चली गया कि इधर कंपोनेंट आता है mg cos फाई, क्योंकि एंगल कितना गिवन है, और इधर साइन आ जाएगा। बोलो इतना तो आ जाएगा ना, बोलो बेटा। तो अब ये आने की टेंडेंसी इधर है ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? ठीक, अब ब्लॉक कैसा है? रेस्ट पे है, तो ब्लॉक कैसा है? रेस्ट पे है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं जो mg sin फाई होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा, और यहां से फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? म्यू इंटू एन के, और एन यहां पे कितना है बेटा? सबको पता है mg cos फाई, हमने यहाँ पे एंगल फाई ले रखा है, तो यहाँ से हो जाएगा mg cos फाई, mg से mg कैंसिल आउट, ये इधर आ गया tan फाई इज इक्वल टू म्यू, तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो देखो वही आ रहा है, मतलब चाहे वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो और चाहे वो एंगल ऑफ रिपोज हो, वो केवल और केवल किसके होता है? tan थीटा इज इक्वल टू म्यू के बराबर। किस पे डिपेंड करेगा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे। क्लियर है ना? नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए, why pulling is easier than pushing in case of lawn roller, है ना? Pulling is easier than pushing in case of lawn roller। ये क्वेश्चन बहुत पेट क्वेश्चन है 11th का, आपको हाफ ईयरली में मिला होगा, और अगर नहीं मिला होगा तो एनुअल में मिलेगा। ठीक है ना? वाई पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग इन केस ऑफ लॉन रोलर। लॉन रोलर समझते हो? जो अरे जो पिच को बराबर करते हैं, है ना? हाँ ठीक, अब सुनना ध्यान से। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे। सपोज ये लॉन रोलर है, दोनों केस में मैं बता दे रहा हूं, ये लॉन रोलर और ये भी लॉन रोलर। ठीक है, थोड़ा बहुत छोटा बड़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं। बात सुनो भाई ध्यान से सभी लोग। एक केस बनाते हैं पुलिंग का, एक केस बनाते हैं पुशिंग का। तो सपोज ये है पुलिंग और ये है पुशिंग। ठीक है, अब ध्यान सुनना, जब आप पुश करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो फोर्स लगेगा वो सेंटर ऑफ मास, सेंटर पे ही तो लगेगा। बोलो बेटा। तो जब आप ऐसे बना रहे थे तो हमने क्या किया, इसको फोर्स को थोड़ा सा और बढ़ा दिया। ये देखिए, क्लियर है? इसका mg किधर लगेगा और कितने एंगल पे लग रहा था ये तुम्हारा? सपोज हॉरिजॉन्टल सिस्टम में कितना एंगल बनाए थे? थीटा। और नॉर्मल रिएक्शन ये ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा? भाई mg नीचे तो नॉर्मल ऊपर। अब इधर अगर थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है इधर भी ये थीटा ही होगा। तो इसका एक कंपोनेंट जो इसको आगे बढ़ाने के लिए हेल्प कर रहा है वो है f cos थीटा। समझ में आया क्या? ठीक है ना? और जो इस फोर्स का एक कंपोनेंट ऐसा है जो नीचे लग रहा है, दैट इज f sin थीटा। क्लियर है? ठीक। अब यहां पे देखें, जैसे यहां पे आप क्या कर रहे थे, ये पुल कर रहे थे, है ना? तो जब आप ये पुल कर रहे हैं, एंगल ये बना है एक्स एक्सिस से थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट जो है जो आपके बॉडी को आगे मूव कराने की कोशिश कर रहा है वो है f cos थीटा। इसका mg नीचे लगेगा
और इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा था, लेकिन F का एक कंपोनेंट है जो ऊपर लग रहा है और वो है F साइन थीटा। ठीक है, तो अब जरा हम लोग देखते हैं क्यों इजियर है और क्यों ये मतलब कि टफ है। तो ध्यान से सुनना बच्चे, इस केस में अगर हम देखें सिग्मा y इज इक्वल टू 0 लगा दें तो सर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, mg नीचे, F साइन थीटा नीचे, तो नॉर्मल की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg प्लस F साइन थीटा, ये आ रहा है ना। और इस केस में कितना हो रहा है, देखो इसमें अगर सिग्मा एफ वाई की वैल्यू 0 लगते हैं तो n प्लस एफ साइन थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। तो यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है ना। तो अब यहां पे हम लोग डिफरेंस देखते हैं, यहां का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ज्यादा है और यहां का नॉर्मल रिएक्शन कम है। वी नो दैट, कॉन्फिडेंस के साथ लिखना कि ये तुम्हें आता है भले ना आता हो, म्यू इंटू एन, है ना। तो अब यहां से लैंग्वेज क्या लिखेंगे, नॉर्मल रिएक्शन इन केस ऑफ पुशिंग इज ग्रेटर देन पुलिंग, सो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट इन केस ऑफ पुशिंग इज ग्रेटर देन पुलिंग, बट अप्लाइड फोर्स इज सेम, है ना। तो अप्लाइड फोर्स अगर सेम है और यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है, रोकने वाला फोर्स ज्यादा है, तो इस केस में इसको फेलना क्या होगा, टफ होगा, है ना। यानी इसको पुश करना क्या होगा, टफ होगा। उतने ही फोर्स में आप आसानी से इसको आगे लेके जा सकते हैं। तो बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, तो चीजें समझ में आई सभी को। कोई ऐसा इसको ना आया हो, कितने लोग हैं जिनको सर लगता है सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, फिर से रिपीट कर दें। चलो देखते हैं सर। अच्छा देखो, अब इसको बेटा मैं क्या कर रहा हूं, इसको पुल कर रहे हैं, तो पुल करने का मतलब खींचना, तो इधर ऐसे खींचते हुए चले जा रहे थे, ऐसे लॉन रोलर रखा हुआ है, ऐसे पकड़ा, ऐसे ऐसे चले जा रहे हैं खींचते हुए, है ना। तो बस वही चीज यहाँ पे है, आप खींचते हुए जा रहे थे, तो फोर्स का एक कंपोनेंट जो आपको इस बॉडी को आगे मूव करा रहा है वो है एफ कॉस थीटा, और उसका एक कंपोनेंट ऊपर लग रहा है। बॉडी एम मास की है तो mg तो नीचे लगेगा ही लगेगा, उसका नॉर्मल ऊपर लग गया, तो ऊपर लगने वाले फोर्सेस का सम नीचे वाले फोर्सेस के सम के इक्वल होगा। देखो तो ये mg इधर आ गया था, तो f माइनस एफ साइन थीटा भी इधर आ जाएगा, तो नॉर्मल की वैल्यू ये आ गई। यहां पे देखो, जब पुश करना मतलब आप क्या कर रहे थे, फोर्स ऐसे लगा रहे थे, ऐसे इसको दबाते हुए चले जा रहे हैं, है ना। तो जब दबाते हुए जाएंगे तो एक कंपोनेंट फोर्स के नीचे आ रहा है और एक कंपोनेंट जो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही केस में आगे बढ़ाने वाले फोर्सेस क्या हैं, सेम है, लेकिन जब ये पुश कर रहा था तो mg प्लस एफ साइन थीटा जो है नॉर्मल के बराबर था, यानी यहां नॉर्मल ज्यादा आ रहा है। और फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा था, n पे, तो जिसका नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा उसका फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा, मतलब वो ज्यादा अपोज कर रहा है, तो यानी वो हमारे लिए क्या होगा, टफ होगा, और जो अपोज कम कर रहा है वो हमारे लिए इजी होगा। तो बोलो बात समझ में आ रही है। लैंग्वेज लिख लोगे अपने मन से, क्या लैंग्वेज लिखोगे, इन केस ऑफ पुशिंग नॉर्मल रिएक्शन इज ग्रेटर देन पुलिंग, क्लियर है। सो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ऑन द पुशिंग इज ग्रेटर देन पुलिंग, hence opposition force act in the pushing is greater than pulling, then pulling is easier than pushing। कर लोगे, नोट करो जल्दी से। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको जरा सा नोट करो और सॉल्व करो, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। उम्मीद ये है कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। M1 ये है M2, तो ये चीज जरूर ध्यान से देखना भाई। चलो भाई, टाइम हो रहा है, ज्यादा टाइम नहीं है। सिंपल सी बात है सर, मैक्सिमम फोर्स यहाँ पे फ्रिक्शनल का कितना लग सकता है, 10 न्यूटन से ज्यादा नहीं होगा। तो मान लेते हैं ये एफ आर की वैल्यू 10 न्यूटन हो गई, क्लियर है।
तो ये T1 मान लो, ये T2 मान लो, ये T3 मान लो। क्लियर है? बोलो यार। और अगर ये 60 गिवन है तो ये भी 60 गिवन होगा, अल्टरनेट एंगल। बोलो यार। जिधर से थीटा गिवन उधर कॉस हो जाएगा, T2 cos 60 और ये ऊपर T2 sin 60। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर है नहीं है भाई? ये 60 है तो इधर ये 60 हुआ, जिधर से एंगल थीटा बनाए उधर वाला कॉस, जिधर से एंगल नहीं बनाए उधर वाला साइन। इतने में कोई डाउट? तो बस यहां पे देखेंगे इफ पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एफ वाई की वैल्यू 0। तो यानी एफ एक्स 0 हुआ तो कितना हुआ, T2 cos 60। अब देखो ये मैक्सिमम है और इसको भी इक्विलिब्रियम में रहना है, तो T1 जो होगा वो यहाँ पे T माइनस T1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। T2 cos 60 इज इक्वल टू T1 होगा और T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 न्यूटन। बोलो यार, नई बात समझ में आई? तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और अगर ये सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 होता तो T2 sin 60 जो है वो M2G के बराबर होता। क्यों? क्योंकि ये T3 के बराबर होता और T3 किसके बराबर होता, M2G के बराबर होता है ना। क्योंकि T3 किसके बराबर होता भाई, अगर ये भी रेस्ट पे है तो T3 ऊपर M3G नीचे, तो T3 की वैल्यू M3G। तो यहां से देखो, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ये चीज, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। तो बस यहां पे फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड कर दो तो कितना हो जाएगा, T2 सॉरी सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो T2 sin 60 अपॉन T2 cos 60 इज इक्वल टू M2G डिवाइडेड बाई 10। तो ये 10 से 10 G कैंसिल हो जाएगा, T2 से T2 कैंसिल हो जाएगा, M2 की वैल्यू √3 क्योंकि 10 वो आ जाएगा ना, 10 60 की वैल्यू आ रही है। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 तो होती है, सही तो आ रहा है, 1.732 kg। बुलवाया नहीं आया? ये तो मास आ गया। अब कहोगे सर फ्रिक्शनल फोर्स कैसे? तो दूसरा पार्ट भाई बोल तो रहा हूं, जब फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम जो है वो 10 न्यूटन है तो Fr इज इक्वल टू म्यू इंटू M1 इंटू G, यानी 10 न्यूटन, म्यू 4 इंटू 10 से 10 कैंसिल आउट, 0.25। कितने लोगों का सही था? कोई बात नहीं, कितने लोग सही था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यार ये बहुत गलत हालत है, मतलब ये सड़े क्वेश्चन नहीं तुम कर पा रहे हो, करना जरूरी है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, लास्ट लेक्चर कल छुट्टी रहेगी, फ्रिक्शन के खूब जोरदार न्यूमेरिकल्स कीजिए। 25 को हम लोग करेंगे मल्टीपल ब्लॉक्स के क्वेश्चंस और उसके बाद फ्रिक्शन खत्म।